नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। नमस्कार, मैं हूं राहुल गुप्ता। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि समाज में हो रही ऐसी ही अच्छी खबरों को चुन चुन कर हम आप तक लेकर आएं। जी हाँ, वाकई में गुड न्यूज़ इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश और दुनिया की ऐसी खबरों को दिखाते हैं जिन्होंने दुनिया के किसी कोने में हलचल तो पैदा की है, एक बदलाव की नई शुरुआत तो की है, लेकिन शायद उसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के सफर की। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको ले चलते हैं बिहार। शैला, एक चीज़ बताइए, जब हम गांव की महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? घरेलू महिलाएं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, बच्चों को पालने वाली महिलाएं, कुछ ऐसा ही तस्वुर आता है। जी हाँ, सही कहा आपने, घरेलू महिलाओं की तस्वीर सामने आती है। लेकिन बिहार की 12 खास महिलाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं जो घर और खेतीबाड़ी के कामकाज के अलावा एक ख़ास शौक़ भी रखती है, और वो शौक़ है संगीत का। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपना एक रॉक बैंड भी बनाया है। बिल्कुल राहुल, बिहार में खेत मजदूर महादलित महिलाओं की क्या हालत है ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर जोश और जज्बा हो और कुछ करने की चाहत हो तो इंसान बड़े से बड़े काम को बखूबी बड़ी ही आसानी के साथ कर सकता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इन महिलाओं ने। इन महिलाओं ने एक बैंड बनाया है। अब ये जहां अपनी आजीविका भी ज़्यादा कमाती हैं, वहीं सामाजिक मुद्दों पर भी सवाल उठाती हैं। धुन से धुन मिलाकर बैंड बजा रही ये महिलाएं पटना से सटे टीनापुर के गांव दिबड़ा की हैं। महादलित समुदाय से आने वाली इन महिलाओं ने अपना म्यूजिकल बैंड बनाया है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बिहार का ये पहला महिला बैंड है जिसका नाम है संगम। हमारे देश में ही दक्षिण भाग में, तमिलनाडु में, केरल में वगैरह महिलाएं बैंड बजाते हैं। चेन्नई में मैं देखे हैं, आंध्र प्रदेश में देखे हैं। तो मेरा मन में आया कि तो हमारी महिलाएं क्यों नहीं सीख सकते हैं। ये बिहार में पहला लेडीज़ बैंड है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इनका ये जरिए, बैंड जरिए ये थोड़ा और अपना आत्मविश्वास और आर्थिक क्षमता बढ़ाए। ये सारी महिलाएं अनपढ़ और खेत मजदूर हैं। एक आम महिला से बैंड मेंबर बनने का सफर इनके लिए आसान नहीं था। सब ठूल मारता था गांव के आदमी कि देखो ना, ये सब महिला हो के ये सब मर्दाना वाला काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे से सब सीखेगी जिंदगी में नहीं, लेकिन हम लोग सीख गए। नालंदा गए, वहाँ भी बजाने लगे। वहाँ के भी सब पुरुष और महिला कहती थी कि कहाँ का महिला है भाई। बिहार में हम पहली महिला बैंड देख रहे हैं कि जो ऐसा बाजा बजा रही है। हम लोग के बहुत मुश्किल आई थी। हम लोग के डंटा भी धरने नहीं आ रहा था, एकदम बहुत दिक्कत होता था। सास हमको माने कि बहुत कहें कि सीखो, सब सीख रहा है तो आप ही सीखो, तो हम सीखे। बाकी घर के हम बहुत विरोध करता था कि नहीं सीखना है आपको। तब पर भी हम सब के बात मान काट कर हम सीखें, तो बहुत जगह बजाने गए। अब तो बहुत भी अच्छा लग रहा है। भी पैसा कमा ले, जनकिया होटल, मौरिया होटल, बहुत दूर दूर, मसौरी थाना, बहुत दूर दूर हम लोग बाजा बजावे गए। दीदी जोरे इस सब के दिन सुख पहिया से पलट गया। अब कुछ पैसा कमा ले गए सब। समाज के सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ी इन महिलाओं ने ये दिखा दिया है कि अगर कला है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर इन महिलाओं के सामने चुनौतियां भी कई आईं, लेकिन इन्होंने डटकर सामना किया। आज इनके लिए गर्व की बात है कि ये बिहार के पहले महिला बैंड की सदस्य हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। दुनिया भर के ताने उनको ज़रूर सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने अंत में जो संगीत की तान छेड़ी है वो वाकई में कमाल की है। और राहुल, कहते हैं खिलौनों के लिए बच्चों की दीवानगी किसी से छुपी भी नहीं होती। खिलौने ही हैं जो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। खिलौनों के बिना शायद बचपन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो खिलौने पाना तो दूर, उन्हें छू पाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एक टॉय बैंक की। ऐसा बैंक जो पैसे नहीं देता है बल्कि गरीब बच्चों को खिलौने देकर उनके सपनों को साकार करता है। खिलौनों के लिए बच्चों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। ये खिलौने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। खिलौनों के बिना शायद बचपन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खिलौना देखकर मचल उठना ही शायद बचपन की निशानी है।
लेकिन समाज में आज भी ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जिनका दिल खिलौना देखकर मचलता तो जरूर है, लेकिन उसे हासिल करना तो दूर, उसे छू पाना भी उनकी किस्मत में नहीं। वंचित तबके के ऐसे ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए दिल्ली का टॉय बैंक सामने आया है। ये टॉय बैंक न केवल बच्चों को खेलने के लिए खिलौने देता है, बल्कि उनको खेलने की जगह भी मुहैया कराता है। नई दिल्ली के बंगाली मार्केट स्थित इस नायाब टॉय बैंक की शुरुआत की है विद्युन गोयल ने। शुरू में शौकिया तौर पर गरीब बच्चों की हालत और दुर्दशा से बेचैन होकर टॉय बैंक शुरू करने वाले युवा MBA ग्रेजुएट विद्युन ने बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ दी। अब उन्होंने अपना पूरा समय इस नेक काम के लिए समर्पित कर दिया है। टॉय बैंक पहले केवल दिल्ली और NCR में कार्य कर रहा था, लेकिन विद्युन ने उसे अपने अथक प्रयासों से अब व्यापक रूप से पूरे भारत में फैलाने का बीड़ा उठाया है। टॉय बैंक का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इस देश में हर बच्चे के पास एक टॉय हो, उसको अपना चाइल्डहुड वापस मिले और वो उस खिलौने को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं, उस खिलौने से वो ग्रो करे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वो डेवलप करे। बिकॉज एक खिलौना एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ वो आपको हर स्किल सिखाता है। यह बैंक खिलौनों को इकट्ठा कर उन्हें गरीब बच्चों में बांटने का काम करता है। बैंक के खिलौनों का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। लगभग 50,000 खिलौने हर साल गरीब बच्चों में बांटे जाते हैं। बैंक पुराने खिलौने इकट्ठा कर उन्हें अलग अलग NGO और स्कूल्स के माध्यम से बच्चों में बांटता है। बचपन से ही गरीब बचपने को मुस्कान देने की विद्युन की इस 15 साल पुरानी कोशिश को कई बड़े लोगों का सहारा मिलने लगा है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस टॉय बैंक को शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने की ख्वाहिश जताई है। प्रसिद्ध गायक जसबीर जस्सी और DDA के उपाध्यक्ष अरुण गोयल भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। दिल्ली NCR में इस बैंक के 20 कलेक्शन सेंटर्स खुल चुके हैं ताकि खिलौना दान करने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो। ये सभी कलेक्शन सेंटर बैंक से जुड़े स्वयंसेवक ही चलाते हैं। इन कलेक्शन सेंटर की लिस्ट बैंक की वेबसाइट www.toybank.in पर मौजूद है। वंचित बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होने वाला कोई भी व्यक्ति इसके जरिए बैंक को खिलौने दान कर सकता है। नन्हे मुन्नों का बचपन हंसता खिलखिलाता हो, खिलौनों की कमी उनकी जिंदगी से मुस्कुराहट गायब न कर सके, पूरे उल्लास, उमंग और सम्मान के साथ वो अपना जीवन बिता सकें, इसके लिए टॉय बैंक की कोशिश निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। नई दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए निखिल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जो कूड़ा उठाने वाले बच्चों के सपनों को साकार करने में उनकी खास मदद कर रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ए भाई जरा देखो तो, टंकी ही नहीं कूलर भी, ड्रम ही नहीं गमले भी, घर में ही नहीं बाहर भी। ए भाई इधर देखो हर तरफ एडीज मच्छर, घड़े में, टायर में, डिब्बे में, प्याले में, हर जगह पनपता है। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके इधर उधर न फेंकें। प्यारे और इस हालत में बचाव ही एक रास्ता है। ये भाई तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर ही सड़कों पर, कूड़ा घरों में छोटे छोटे बच्चों को कूड़ा बीनते देखते हैं और सोचते हैं कि क्या शिक्षा पर इनका कोई अधिकार नहीं है, क्या कोई नहीं है जो इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अजय सिंघल से आपको मिलवाते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, उन्होंने अपने आसपास छोटे छोटे बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखा। उनके मन में एक सवाल कौंधा कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। उन्होंने उस वक्त उस सवाल को मरने नहीं दिया, बल्कि उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करना शुरू किया और शिक्षा का अलग जगाकर उनके भविष्य को उज्जवल करने की कोशिश की। क्या है उनकी कोशिश, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में रहने वाले अजय सिंघल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और शहर के कूड़ा घरों पर कूड़ा बीनने वाले सैकड़ों बच्चों में शिक्षा की अलख जगाकर उनके जीवन में उजाला करने का कार्य कर रहे हैं। अजय सिंघल की कोशिश है कि इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हुनर में भी पारंगत किया जाए। इसके लिए उन्होंने शहर में बाल मजदूरों की तलाश करना शुरू कर दिया है। एक दिन वो जा पहुंचे एक ऐसे मलिन बस्ती में जहां पहुंचकर पता चला कि इस बस्ती के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते, बल्कि पढ़ने लिखने की उम्र में ही वे अपने माँ बाप के साथ कूड़ा बीनने के लिए जाते हैं। उन्होंने बस्ती के एक मंदिर परिसर में उड़ान नाम से एक छोटा सा स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस पहले प्रयास में उन्हें 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चे ही मिल पाए, लेकिन धीरे धीरे अधिकतर मलिन बस्ती वालों ने कूड़ा बीन कर लाने के बाद अपने बच्चों को उड़ान स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और आज की तारीख में उनके पास 10 शिक्षकों के स्टाफ और कुल 253 बच्चे हैं जो पूरा दिन कूड़ा बीनते हैं और शाम को यहाँ पढ़ने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ से बहुत से बच्चे तो 5वीं पास कर आगे की पढ़ाई के लिए बड़े सरकारी स्कूलों में भी जा रहे हैं। उनके इस उड़ान स्कूल में इन बच्चों को किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जिसका खर्च वो लोग देते हैं जो उनके प्रयास से यहाँ इन बच्चों के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी से उड़ान स्कूल का खर्च निकलता है। बस्ती मतलब मुझे लगता है ऊपर वाले ने चुनी और उसने हमें यहाँ पे भेजा कि यहाँ पे आके पढ़ाओ, तो यहाँ पे शुरू हो गया। मतलब ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं था कभी कि हम यहाँ पे आएंगे या कुछ भी ऐसा होगा, वो सब तो अपने आप होता चला गया। आज वो बच्चे पूरे तन मन के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख कर भी वो एक कामयाब जिंदगी के सपने देख रहे हैं। इनमें से हमने कुछ बच्चों से बात की। उन्होंने बताया कि अब वे बहुत खुश हैं और पढ़ लिख कर मास्टर, इंस्पेक्टर और सैनिक बनना चाहते हैं। पहले मैं कबाड़ छुपता था, फिर अजय सर ने मेरे पापा को समझाया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, हम लोग इन्हें खिलाएंगे भी और इन्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे। मैं पहले कबाड़ा बीनता था, मैं दोपहर तक कबाड़ा बीनता था पहले, फिर मैं यहाँ पर स्कूल में आने लगा। फिर जब मैं यहाँ अच्छा पढ़ने लगा तो फिर अजय सर ने मुझे दूसरे स्कूल में लगाया, अब मैं वहाँ पर जाता हूँ। यही नहीं, अजय सिंघल अब जहाँ इन बच्चों के माँ बाप को भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलकर साक्षर कर रहे हैं, वहीं बस्ती की बड़ी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलाई बुनाई करना भी सिखा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं जो दिन भर घर में छाछ बनाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं और 2 घंटे का समय निकालकर यहाँ पढ़ने आती हैं, और वो भी साक्षर होकर अंगूठा छाप महिलाओं की तुलना में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। सहारनपुर से राव फरमात अली की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। बिल्कुल राहुल, अजय सिंघल की ये जो पहल है ये अपने आप में बहुत खास है। और अगर बात पर्यावरण प्रदूषण की जाए तो जाने अनजाने पर्यावरण को प्रदूषित करने में हमारा भी हाथ होता है। हम सड़कों पर, घरों के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, घर में खाने में इस्तेमाल की गई चीज़ों को, कचरे को उठाकर सड़कों पर डाल देते हैं। जी हाँ, वाकई में। और पूजा की सामग्री को ही लीजिए, त्योहारों के मौसम में हम अपने घरों को कितना साफ़ करते हैं, अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं, लेकिन जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो पूजा सामग्री का हम क्या करते हैं? आसपास के किसी नदी में उसको बहा देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है?
अहमदाबाद नगर पालिका ने इसके बारे में सोचा और साबरमती को स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक खास मुहिम शुरू की और उसका असर भी देखने को मिला। जाने अनजाने पर्यावरण को दूषित करना हमारी आदतों में शामिल है। हमारी नदियों और रास्तों को गंदगी से भरने में भी हमारा ही हाथ होता है। घर में उपयोग न आने वाले हर वस्तु को हम घर के बाहर फेंक देते हैं। पूजा सामग्री का इस्तेमाल कर नदी में बहा देना हमारी परंपरा ही बन गई है। अहमदाबाद की साबरमती नदी को साफ करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया रास्ता अपनाया है। पूजा सामग्री के वेस्ट में से बेस्ट खाद बनाने का प्रयोग कर कॉरपोरेशन ने एक नई पहल की है। शहर में बसे साबरमती नदी के 7 पुलों पर पूजा सामग्री को जमा करने के लिए पुलों के ऊपर एक कलश रखा गया है। पुल पर रखे कलश में हर रोज करीब 1800 किलो पूजन सामग्री जमा होती है, जिसका उपयोग पेड़ पौधों के लिए खाद बनाने में किया जाता है। कुल जमा सामग्री से खाद बन सके ऐसी 600 किलो सामग्री को अलग कर उसमें अन्य सामग्री मिलाकर खाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया से हर दिन लगभग 90 किलो खाद तैयार की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए शहर में एक छोटा प्लांट भी बनाया गया है। प्लांट में तैयार खाद का प्रयोग शहर में आए कॉरपोरेशन के सभी बगीचों में किया जाता है। अहमदाबाद कॉरपोरेशन जो कलश रखा है नदी पे जो पूजा की सामग्री को डालने के लिए, वो बहुत अच्छा काम है। इससे क्या होता है कि जो नदी में डालने से गंदगी होती है और छोटे छोटे जीव होते हैं, मछली या सब, वो बिना मौत मर जाते हैं। इससे गंदगी न होए, इससे कलश रखा है। सभी को विनती है कि अपना पूजा की सामग्री कलश में ही डाले और किसी जगह पे मत डाले। पूजा सामग्री के वस्तुओं से नदी को बचाकर खाद तैयार करना एक अनूठा प्रयोग है। नदी में पूजन सामग्री विसर्जन करने से खाद बनाकर हरियाली फैलाने का काम काबिले तारीफ है। गुड न्यूज इंडिया के लिए गुजरात डेस्क डीडी न्यूज। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला, कॉफी पिलाने नहीं बल्कि कुछ और दिखाने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर हौसला हो तो कोई बीमारी आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती है। आज आपको लिए चलते हैं फिलीपींस के एक ऐसे अनोखे कैफे में जहां पर ऑटिज्म से पीड़ित लोग अपने कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर वो वेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं, बल्कि उनको उन लोगों से काफ़ी प्रेरणा भी मिल रही है कि चाहे जितने भी चुनौती सामने हो, अगर कोशिश की जाए आप अपने जीवन को सामान्य रूप से भी जी सकते हैं।
आज आपको ले चलते हैं फिलीपींस। फिलीपींस इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक कैफे पूरी दुनिया के लिए एक खास संदेश दे रहा है, और वो संदेश है कि अगर आप थोड़े से अलग हैं तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। IMO के टैग वाले एप्रन पहने कैफे में काम करने वाले ये युवा बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। जी हाँ, ये युवा जिनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसका आपको या हमें सामना नहीं करना पड़ता है। इन्हें सहारा मिला है पजल कैफे का। ये कैफे इसलिए खास है क्योंकि यहाँ रोजगार मिला है ऑटिज्म से पीड़ित कई युवाओं को। कैफे के मैनेजर ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता ये जाने कि ये युवा किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं है और वो भी सार्वजनिक जीवन जी सकते हैं। We want customers to come here for that. हम चाहते हैं कि ग्राहक यहाँ आएं और यह देखें कि यहाँ काम कर रहे ऑटिज्म से पीड़ित लोग किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं हैं और उनके अंदर कुछ करने की कितनी क्षमता है। They're just supposed to stay at home. कैफे मैनेजर केनॉय के भाई भी ऑटिज्म से पीड़ित हैं और केनॉय चाहते थे कि उनके भाई को घर से बाहर एक सामान्य जीवन का अनुभव हो, इसलिए उन्होंने इस कैफे को खास तरीके से डिजाइन किया। इस कैफे को यहाँ आने वाले लोग भी काफी पसंद करते हैं। केनॉय ने बताया कि पहले इन युवाओं को काम के बारे में बताने में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन देखते ही देखते इन लोगों ने कैफे के काम को जल्द ही सीख लिया। यह नियमित रूप से आने वाली जॉर्जिना गो बताती हैं कि उनका 20 साल का लड़का भी ऑटिज्म से पीड़ित है, लेकिन यहाँ काम कर रहे बाकी युवाओं की तरक्की को देखकर उन्हें लगता है कि जल्द ही उनका लड़का भी इस टीम के साथ काम करेगा और सामान्य जीवन जी सकेगा। जानकार भी मानते हैं कि इस तरह की कोशिश से हम इन युवाओं का न सिर्फ आत्मसम्मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके सोशल स्किल्स को बढ़ाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में भी मदद कर रहे हैं। काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन की उन विशेष भूमिकाओं में से एक है जो लोग व्यस्त होने पर आमतौर पर स्वयं अपना लेते हैं। दरअसल ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था से ही नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में ये रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। माना जाता है कि ऑटिज्म के कोई ना कोई लक्षण 160 में से एक बच्चे में पाए जाते हैं और ऐसे बच्चों को खास परवरिश की जरूरत पड़ती है। गुड न्यूज इंडिया, DD न्यूज। वाकई में इस नायाब कोशिश के लिए ना सिर्फ कैफ़े के मैनेजर की तारीफ़ करनी होगी, बल्कि तारीफ़ करनी होगी उन कस्टमर्स की भी जिन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी हौसला अफजाई की उन युवाओं की। भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। दरअसल भारत कंपनियों के निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधकीय पदों पर महिला CEO नियुक्त करने के मामले में दुनिया के एडवांस देशों से भी आगे निकल चुका है। भारत में सबसे ज्यादा महिला CEO नियुक्त की जाती हैं। कंपनियों के बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट के पदों पर देश में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। CEO नियुक्त करने के मामले में भारत दुनिया के एडवांस देशों से काफी आगे है। हम अमेरिका और चीन को भी पछाड़ चुके हैं। क्रेडिट स्विस की रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके आधार पर भारत में CEO के पद पर 8.9% महिलाएं हैं। वैश्विक औसत 3.9% का है। क्रेडिट स्विस ने विश्व की 3000 कंपनियों का जायजा लिया और 28,000 शीर्ष पदों के आंकड़े पर ये रिपोर्ट तैयार की। आइए जानते हैं किन देशों में है महिलाओं की कितनी भागीदारी। पुर्तगाल में ये भागीदारी 33.3% है। वहीं बेल्जियम में 16, सिंगापुर में 15, नीदरलैंड में 12.5, अमेरिका में 3.5। रिपोर्ट की माने तो महिला के लीडरशिप वाली कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर होता है। जिन कंपनियों में महिलाएं प्रमुख होती हैं, ऐसी कंपनियां डिविडेंड भी ज्यादा देती हैं। देश में कंपनी बोर्ड में महिलाओं की संख्या 2010 में 5.5% थी, जो वर्ष 2011, 2012 और 2013 में 6.7% तक पहुंच गई। तो गुड न्यूज इंडिया के आज के इस सफर में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। वैसे तो आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल ID है ddgoodnewsindia@gmail.com।
जी हाँ, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हम चाहते हैं आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हों। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है, आपके आसपास की ऐसी कोई वीडियो है जो आपको लगता है इस कार्यक्रम में वो शामिल हो सकती है, तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप उसे हमें ज़रूर भेजें। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी खबर को, आपके भेजे गए वीडियो को हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी लगातार मिलने वाली प्रतिक्रियाओं का। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।